हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं इकोनॉमिक्स का पार्ट थर्ड लेकर, जो कि है घटना चक्र की जीके ई बुक से। गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग, वितरण, आवंटन आदि गतिविधियों का एक समुच्चय है। मतलब कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था, वो प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, इन सब का एक ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। तो इसे पर्टिकुलरली कितने भागों में बांटा जाता है? तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, ओके। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था। यानी कि अगर हम इसे समझे तो विकसित अर्थव्यवस्था मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित मतलब सेमी डेवलप्ड अर्थ इकोनॉमी, और थर्ड है विकासशील यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। तो अब हम इसे एक एक करके डिटेल में समझेंगे तीनों को। यानी कि जो अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया आर्थिक विकास की दृष्टि से, यानी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट की दृष्टि से, तो उन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी। विकसित देश वे देश हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर, तकनीक तथा लोगों का जीवन स्तर उच्च होने के साथ साथ संरचनात्मक विकास बहुत अच्छा होता है, लेकिन जनसंख्या और बेरोजगारी का स्तर बहुत कम होता है। मतलब शॉर्ट में समझे तो विकसित देश वो हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन लोगों की इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है। ज़्यादातर लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी कम है, और लोगों की इनकम ज़्यादा है, उनके खर्चे कम हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूरोप को ले लीजिए, वहाँ पर लोगों की इनकम ज़्यादा है। इजराइल को ले लीजिए, वहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन खर्चे बहुत कम हैं। इसी तरह से तो ये सारे के सारे कैसे कंट्री हैं? विकसित कंट्री हैं, यानी कि डेवलप्ड कंट्री हैं। अब देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला पॉइंट, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं ये, सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है उत्पादन व उपभोग का उच्च स्तर, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन और कंजप्शन बहुत हाई लेवल पे होता है। ठीक है, यानी कि चीज़ें बनती भी खूब है और बिकती भी खूब है। पॉइंट थ्री, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर, यानी कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बचत एवं विनियोग का उच्च स्तर, यानी कि लोग जो है बचत भी ज़्यादा करते हैं और इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं। पूंजी निर्माण की उच्च दर तथा, यानी कि पूंजी निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हाई लेवल पे होता है, और निम्न जनसंख्या वृद्धि दर, और लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, बच्चे कम होते हैं, पॉपुलेशन कम बढ़ाई जाती है। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है ऐसे कुछ कंट्रीज़ का, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल आदि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि हमारे डेवलप्ड कंट्री कैसे होते हैं। अब है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि वो बहुत ही कम डेवलप्ड हैं। देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश वे देश हैं जिनमें निवास करने वाली जनता का स्तर, उत्पादन स्तर और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। मतलब इसको अल्प को आप कह सकते हैं निम्न, एकदम लो लेवल की, जबकि जनसंख्या का स्तर बहुत ज़्यादा है।
और जबकि वहाँ पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है लेकिन डेवलपमेंट ना के बराबर है, जैसे कि नाइजीरिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जितने भी और भी कंट्री अफ्रीका में आपको बहुत करीब करीब देश मिलेंगे जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है और उनके जो पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम बहुत कम है। तो इसकी कुछ हम यहाँ पर विशेषताएं देखेंगे। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता, पहला पॉइंट, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन। ठीक है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं, वो पिछड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट, उत्पादन एवं उपभोग का निम्न स्तर। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन बहुत ही लो लेवल का है, घटिया चीज़ें बन रही हैं और लोग भी ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो लेवल की है। पूंजी निर्माण के निम्न दर, यानी कि अगेन लोग जो है कमाई नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, और यहाँ पे पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है। कृषि पर निर्भरता और अशिक्षा और बेरोजगारी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि पर डिपेंड हैं और साथ ही साथ वहाँ लोग एडुकेटेड नहीं हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज यहाँ पर कुछ देशों के उदाहरण दिए हैं, जैसे युगांडा, वरुंडी, नामीबिया और अफ्रीकन देश हैं ये बेसिकली। अब इसके बाद आते हैं इसके थर्ड टाइप पर, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब होता है डेवलपिंग इकोनॉमी। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जहां अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तो पाई जाती हैं, लेकिन विकसित देश होने की पार संभावनाएं भी मौजूद होती हैं। मतलब कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, अल्प विकसित है, लेकिन उसमें पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो कल को एक डेवलपिंग कंट्री बन जाए, यानी कि वो डेवलपिंग कंट्री नहीं, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस देश में अभी विकास चल रहा है, वो एक आगे बढ़ रहा हुआ देश है। ऐसे देश हैं जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील, ऐसे देश इसके अंदर आते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें पता ही है, तो यहाँ पर विकास चल रहा है। विश्व बैंक अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर करता है। जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो कैसे डिसाइड करता है कि कोई कंट्री अनडेवलप्ड है या डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल कितना है उसके बेस पर। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल के बेस पर, ठीक है, नियंत्रण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक एक करके हम इसे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ का उद्देश्य प्रधान होता है तथा उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जिसमें मेन जो मकसद है करने का वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, प्रॉफिट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चीज़ प्राइवेट होगी तभी ऐसा होगा, और उसमें एक पर्टिकुलरली निजी स्वामित्व होता है यानी प्राइवेट काम हो रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु, उत्पादन की मात्रा और वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाजार करता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कैपिटलिस्टिक इनकम में कैसे डिसाइड होता है कि कॉस्ट क्या होगी, कितनी प्रोडक्शन करनी है? तो ये पूरा मार्केट पे डिपेंड करेगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बाजार मार्केट के बारे में कि कैसे डिमांड होती है और कैसी सप्लाई की जाती है, उसके बेस पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती कैसी है, इसको हम अर्थव्यवस्था
कैसी अर्थव्यवस्था? बाजार अर्थव्यवस्था या अनियोजित, यानी कि इसमें कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता, जैसा मार्केट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, जैसे अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देश जो हैं वो ऐसी ही अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये कैसी होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की मांग, पूर्ति, कीमत तथा उत्पादन आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पर जो है ना वो सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि ये पूरी पूरी प्लान्ड होती है। ऊपर वाली तो अनप्लान्ड थी, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं था, मार्केट पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामूहिक होता है, यानी कि सब मिलजुल के काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मिलजुल के। बड़े उद्योग राज्य के स्वामित्व में तथा कृषि, व्यापार एवं छोटे उद्योग सहकारी स्वामित्व में होते हैं। जो बड़ी प्रोडक्शन होती है हाई लेवल की, वो तो राजकीय यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और जो छोटी होती है जैसे कि कृषि यानी फार्मिंग है, मार्केटिंग है, छोटे उद्योग जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स अपने अंडर लेते हैं, सहकारी, आपस में सब मिलजुल के। उसके बाद अगला पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा रूस, तत्कालिक सोवियत संघ, ठीक है, में वर्ष 1917 यानी कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद नजर आई, यानी कि बेसिकली ये रशिया में हुई थी, रशिया में ये चीज चलती है। अब यहाँ पर एक नोट दिया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये किसने दिया था? सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने था? तो वो दिया है जर्मन दार्शनिक यानी कि जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने। आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला ना बुक बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पुटअप करती है, तो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हाजिर हैं। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इन 2 क्वेश्चन के आंसर जरूर दे पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए दोनों क्वेश्चन और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे उसके आंसर बताइए। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा गया जाता है तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ है, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कब आई है उभर कर। तो अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दे पाएंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप पर, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक तथा निजी क्षेत्र का स्वामित्व साथ साथ विद्यमान होता है, यानी कि यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलके काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और सोशल सेक्टर भी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा राज्य अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगला पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। तो ये बेसिकली किसने ये कॉन्सेप्ट बताया था? ये कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? इंडिया। तो हम देख ही रहे हैं कि भारत में दोनों चीजें हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। ठीक है। यहाँ पर एक फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है और इसका सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।